नमस्कार। ईयूआरओ के नए बैच के पहले वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि पिछली क्लास में हमने पार्ट बी जो है उसका विस्तृत रूप से हमने सिलेबस का अध्ययन किया था कि उसमें कितनी धाराएं आएगी और उसमें कितने अध्याय होंगे। जैसे उसमें 9 अध्याय और 299 धाराएं हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको समझा दिया गया था। अब आज इस पहली क्लास में हम नगर पालिका क्या होती है, नगर पालिका शब्द का मतलब क्या होता है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हमारी संसद के द्वारा जो पारित किया गया था, उस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया, संविधान में कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए, 18 जो विषय जोड़े गए वो कौन कौन से विषय जोड़े गए, और संविधान में दर्जा मिलने के बाद हमारी संसद ने एक कानून बनाया था और उसमें ये लिखा कि 1 वर्ष के भीतर, यानी 74वां संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक यानी कुछ क्राइटेरिया को, यानी छावनी क्षेत्र को छोड़कर आगे हम छावनी क्षेत्र के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, छोड़कर राज्य के विधानमंडल को 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिका के लिए कानून बनाना होगा। अर्थात इसको एक संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब सबसे पहली बात कि इस कानून जो यानी 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में जो आया, इस कानून का नाम ही नगर पालिका है। अब इस नगर पालिका को फिर 3 भागों के अंदर इसको अलग अलग रूप से बांटा गया है, वो भी जनसंख्या के आधार पर। देखिए इसको देखते हैं हम किस प्रकार से इसको बांटा गया है। सबसे पहली चीज कि जनसंख्या के आधार पर कि जिस शहर की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक है, जिस शहर की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक है, वह नगर पालिका बोर्ड बनेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ संक्रमणकालीन क्षेत्र, यानी कोई एरिया है जो ग्रामीण है और वो शहरीकरण की ओर तब्दील होने जा रहा है, यानी वो शहर की तरफ हो रहा है, यानी वहाँ पेट्रोल पंप आ रहा है, वहाँ बैंक आ रहा है, उसके अलावा वहाँ स्कूल, कॉलेज, परिवहन के साधन। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो आय है वो कृषि आय से भिन्न होकर अन्य मुद्दों पर उनकी आय होने जा रही है। यानी ग्रामीण इलाका उसको कहा जाता है कि जहाँ आय का सोर्स केवल कृषि पर ही होता है और कृषि के अलावा अन्य सोर्सेज पर जो एक्स्ट्रा जो जितने भी सोर्सेज होते हैं उनके आधार पर अगर कोई इनकम सोर्स लोगों की होती है तो वो शहरीकरण में तब्दील होने जाता है, यानी वो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। और जब संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, जब लोगों की आय बढ़ती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आय लोगों की कम होती है, और कृषि के अलावा जैसे मैं बात करूं उद्योग जगत, यानी कुछ इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां लग रही है, बैंक लग रहे हैं तो बैंक के कर्मचारी काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, परिवहन के लिए बसें चल रही है उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री, उद्योग जगत धीरे धीरे आने लगता है तो लोग फैक्ट्रियों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको इनकम सोर्स बढ़ने लगता है। तो जब लोगों के पास इनकम होगी, आय होगी, तो नेचुरल है उनको सुविधाएं भी चाहिए, और सुविधाओं के लिए फिर उसके लिए ग्राम पंचायत के क्राइटेरिया को हटाकर वहां पर नगर पालिका स्थापित की जाती है। उसको संक्रमणकालीन क्षेत्र कहते हैं, जो गांव से शहर की ओर तब्दील होता है। तो देखिए मैं यहां पर कह सकता हूं संक्रमणकालीन क्षेत्र, और संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है वहां बनता है नगर पालिका बोर्ड, और इसमें जनसंख्या का क्राइटेरिया रहता 20,000 से लेकर आपके 1 लाख यानी 1 लाख तक। तो ये हो गया नगर पालिका बोर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा कि जिस शहर की जनसंख्या, यानी मध्यवर्ती क्षेत्र, जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है, 1 लाख से लेकर 5 वर्ष तक होती है, यानी 5 लाख तक होती है, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ लघुतर निकाय, इसको
लघुतर निकाय भी कहा जा सकता है, लघुतर निकाय भी कहा जा सकता है। यानी 1 लाख से लेकर 5 लाख की जहां जनसंख्या होती है वहां पर क्या बनेगा, नगर परिषद बनेगी। वहां पर क्या बनेगी, नगर परिषद बनेगी। ठीक है। और जो तीसरी चीज जो होती इसमें होती है वो होती है वृहत्तर निकाय। वृहत्तर निकाय, इसका मतलब यहां पर क्या है कि जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, जिस शहर की जनसंख्या क्या है, 5 लाख से क्या है, अधिक है, वहां पर क्या बनेगा, नगर निगम बनेगा। तो वहां बनेगा नगर निगम। तो 3 चीजें आपके सामने आ गई। कानून का नाम क्या है, नगर पालिकाएं। एक्ट का नाम ही नगर पालिकाएं हैं। संविधान में दर्जा जो इसको दिया गया वो जैसे ग्रामीण एरिया के अंदर दिया गया पंचायती राज, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से शहरी निकाय के लिए नाम क्या दिया गया, नगर पालिका। अब नगर पालिका कैसे बनेगी, शहरों की जनसंख्या के आधार पर बनेगी। जिस शहर की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक है वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनेगा। जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक है वहाँ नगर परिषद बनेगी। और जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहाँ क्या बनेगा, नगर निगम। तो नगर निगम को बोला जाएगा वृहत्तर निकाय, नगर परिषद जो है उसको बोला जाएगा आपकी लघुतर निकाय, और जो नगर पालिका जो बोर्ड है जो निचले स्तर का, जिस अधिशासी अधिकारी ईओ की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो आप बनेंगे इस नगर पालिका बोर्ड में बनेंगे। इससे प्रमोशन होकर आप आगे आएंगे। तो जो यहाँ पर सरकारी अधिकारी होता है वो ईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में जो अधिशासी अधिकारी कहते हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं बस वो पोस्ट इस नगर पालिका बोर्ड के अंदर ही होती है। वो इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है सबसे बड़ा। तो 20,000 से लेकर जहां 1 लाख तक जनसंख्या है वहां पर क्या बनेगा, नगर पालिका बोर्ड बनेगा। क्लियर हो गया। तो पहले हमने प्यारे विद्यार्थियों केवल एक शब्दों का अर्थ समझा है, किसको संक्रमणकालीन क्षेत्र कहा जाता है, किसको लघुतर निकाय कहा जाता है, किसको वृहत्तर निकाय कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर इनको डिवाइडेशन किया गया है। अब देखिएगा हम बात करें म्युनिसिपैलिटीज की यानी नगर पालिकाओं की, तो आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद हुआ उससे 1947 से पहले जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में थी तो अंग्रेजी हुकूमत के रहते हुए भी भारत में शहरी निकाय बनाए गए थे। तो पहला जो हमारा भारत का जो शहर था वो मद्रास था। कौन सा था, मद्रास। कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कोई बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत का पहला ऐसा शहर था उसका नाम था मद्रास, जिसने 1687 ईस्वी में पहली बार वहां पर एक नगर निगम की क्या की गई, स्थापना की गई। तो पहली बार देखिए कानून का नाम वहां पर भी नगर पालिका ही था जब अंग्रेजी हुकूमत थी। मैंने कहा ना जनसंख्या के आधार पर डिवाइडेशन था, नाम उसी हिसाब से बदले जाते थे। तो मद्रास जो है उसमें सबसे पहले 1687 में 1687 में नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत का ऐसा पहला शहर जहां पर नगर निगम की स्थापना की गई वो शहर कौन सा था, मद्रास था। कौन सा था, मद्रास। वर्ष 1687 यानी 1687। उसके बाद बंबई है 1726 और उसके बाद कलकत्ता भी है 1726। तो बंबई भी 1726 और कलकत्ता में भी, लेकिन बंबई में पहले हैं और कलकत्ता में बाद में है। तो पहले 3 नगर निगम जो भारत में शुरू हुए थे वो मद्रास, बंबई और कलकत्ता, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में मद्रास के लिए पूछा गया। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ये एक अंग्रेजी हुकूमत से पहले, देखिए कुछ मैपिंग में है आपके सामने, यहाँ पर मद्रास साउथ एरिया का जो फर्स्ट आता है, उसके बाद आपका बंबई, ये देखिए लोकेशन वाइज थोड़ा सा हमने आपको बताया है, ये नंबर 2, और कलकत्ता जो है ये पूर्वी भारत की तरफ, ये क्या है, नंबर 3। ये 3 नगर निगम भारत में अंग्रेजी हुकूमत के समय बनाए गए थे। चलिए अब देखिए बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में पहली बार शहरों के लिए निकाय कहाँ पर बना, तो वो हमारे हैं माउंट आबू, है ना, माउंट आबू। तो अब देखिए राजस्थान में शहरी निकाय 1864 में 1864 में सबसे पहले माउंट आबू में 1864 में शहरी निकाय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में
अजमेर, ब्यावर और जयपुर। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है माउंट आबू है, उसके बाद अजमेर है, उसके बाद ब्यावर है, उसके बाद जयपुर है। देखिए 64 में माउंट आबू है, 66 में क्या है अजमेर, 67 में ब्यावर और 69 में क्या है जयपुर है। लेकिन ये जो अंग्रेजी हुकूमत के समय जो शहरी जो निकाय आई, जो जिसमें शहरों की साफ सफाई के लिए एक अलग से कॉरपोरेट व्यवस्था निगम होना चाहिए, ये व्यवस्था लेकर आने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड रिपन था। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत में 80 से लेकर 84 तक था। तो उस जमाने का गवर्नर जनरल आज हम कह सकते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो 1880 से लेकर 84 तक लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1880 से लेकर 84 तक लॉर्ड रिपन भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वय शासन का जनक, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वय शासन का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस व्यवस्था को, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए गवर्नर देखिए, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन का कार्यकाल 80 से लेकर 84 तक था। अब देखिए शहरी प्रशासनिक प्रभाग जो है, इसमें नगर पालिका जो आती है वो कॉरपोरेट स्थिति। क्या होती है कॉरपोरेट स्थिति? कॉरपोरेट स्थिति का मतलब यहां पर क्या होता है? कॉरपोरेट स्थिति जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो चीजें होती है। देखिए, एक कंपनी होती है, कोई भी एक निगम होता है, चाहे कंपनी होती है, एक स्वायत्त संस्था होती है। इसका मतलब क्या है कि कॉरपोरेट जगत का मतलब ये कि कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा निगम जो उसका एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है। उसका एक क्या होता है? शाश्वत उत्तराधिकार। यानी आप नगर पालिका में ईओ बन गए, आप ईओ बने, 2 साल आपने मान लीजिए ब्यावर नगर, मान लीजिए आपने खाटू श्याम जी नगर पालिका में आपने 2 साल तक ईओ के पद पर काम किया। अब 2 साल बाद में गवर्नमेंट ने आपका ट्रांसफर किसी अन्य नगर पालिका के अंतर्गत कर दिया। तो शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब है कि आप जाएंगे, आपकी जगह दूसरे ईओ साहब आएंगे। यानी शाश्वत उत्तराधिकार, आपका उत्तराधिकार वहां पर आएगा। यानी ऐसा नहीं जैसे हम तो इंसान हैं, हम मर जाएंगे तो हमारी पूर्ति कौन करेगा? लेकिन वो कभी नहीं मरती संस्था। वो कॉरपोरेट जगत होता है, उसकी एक मुद्रा, सारो मुद्रा, यानी उसकी एक सील, एक ठप्पा होता है ना। उसी के माध्यम से वो काम होता है कि शहर में कोई भी टेंडर जारी कर दिया नगर पालिका द्वारा, तो उसकी जब तक मोहर नहीं लगेगी तब तक वो ऑर्डर मान्य नहीं होगा। इसको कहते हैं कॉरपोरेट। का मतलब है कि वो एक स्वतंत्र इकाई होती है, उसने वहां पर सील ठप्पा लगा दिया और उसका शाश्वत उत्तराधिकार है, उसने साइन कर दिए और उसने सील ठप्पा लगा दिया, तो वहां पर वो उसका आदेश जो मान्य माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक तो शाश्वत उत्तराधिकार होता है। क्या होता है? शाश्वत उत्तराधिकार। ठीक है, एक तो ये हो गया शाश्वत उत्तराधिकार। दूसरा, इसमें एक सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा का मतलब ये होता है कि वो जो एक मोहर होती है, बस वो मोहर उस संस्था की होनी चाहिए। तो वो कॉरपोरेट स्थिति में आता है, निगम की स्थिति में आता है कि वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकती है। उसकी इस मोहर से ही वहां पर वो आदेश मान्य माना जाएगा, मान्य माना जाएगा। जैसे नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का टेन्योर 5 साल का होता है, सामान्यतः 5 साल समाप्त हो उससे पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे और नया अध्यक्ष लेकर आया जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो अध्यक्ष जो है, वो पुराना जो अध्यक्ष है उसका जैसे कार्यकाल खत्म होगा, नया अध्यक्ष आएगा, वो अपना चार्ज ले लेगा। कहता ना, ईओ का चार्ज दूसरे व्यक्ति ने, ईओ साहब ने अपना चार्ज सौंप दिया, नए ईओ साहब आए, नए ईओ साहब को चार्ज सौंप दिया है। तो यानी शाश्वत उत्तराधिकार है। अध्यक्ष का टेन्योर समाप्त हो गया, नए अध्यक्ष को चार्ज सौंप दिया गया है। तो ये शाश्वत उत्तराधिकार और उनकी एक मोहर होती है। इसको कहते हैं कॉरपोरेट। क्या कहते हैं? कॉरपोरेट। तो ये संस्थाएं कैसी है? ये शहरी प्रशासनिक है और नगर पालिका जो होती है वो कॉरपोरेट स्थिति में होती है। उसका एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी स्वयं की क्या होगी? मोहर होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए 7वीं अनुसूची के अनुसार नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारे संविधान में देखिए टोटल
12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। अब देखिएगा 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 चीजें आपको पढ़नी है। एक आती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है हमारे समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी होती है? समवर्ती सूची। अब ऐसे विषय जिस पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। वो कौन सी सूची हो गई? संघ सूची हो गई। ऐसे विषय जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, वो कौन सी सूची हो गई? राज्य सूची। और ऐसे विषय जिन पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, यानी विधानमंडल और संसद, ये दोनों मिलकर जिस पर कानून बनाएंगे, वो सूची कौन सी हो गई? समवर्ती सूची। अब संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर आपकी 52 इसमें क्या है? विषय है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि हमने अभी कहा कि ये राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य जिस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल। यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने इसको संविधान में दर्जा दिया है। बट अब ये संस्थाएं वर्किंग कैसे करेगी? ये जो काम बनाने, कानून बनाने की पावर है, वो किसके पास है? राज्य विधानमंडल। क्यों? क्योंकि ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का क्या है? विषय है। तो एक तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची में देखिए 59 विषय। अब इनमें प्रविष्टि संख्या, कौन सी संख्या? प्रविष्टि संख्या 5। प्रविष्टि संख्या 5 पर ही अंकित है। अब आप पूछेंगे प्रविष्टि क्या होती है? प्रविष्टि का मतलब होता है नंबर। यानी जैसे 59 है तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 59, तो नंबर 5 पर ये लिखा हुआ। आपसे सीधा पूछे कि राज्य सूची में कौन? प्रविष्टि का मतलब देखिए शब्दों के अर्थ आपको जानने हैं। यानी 1 से लेकर 59 तक जो नंबरिंग है, तो नंबर 5 पर ये लिखा हुआ है स्थानीय शासन, है ना। अब देखिए स्थानीय शासन प्रविष्टि संख्या 5 पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ उसमें? ये लिखा हुआ है ग्रामीण और शहरी, है ना, स्थानीय शासन। वहां पर ये लिखा हुआ स्थानीय शासन। अब स्थानीय शासन है और वो भी किसका है? गांव का और शहर का। यानी एक जिला होता है। देखिए जैसे ये एक जिला है, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ये एक जिला है, इसमें जैसे मान लीजिए ये जयपुर जिला है। अब ये जयपुर शहर है तो ये शहरी, तो यहाँ नगर निगम बन गया। ये ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पंचायती राज लागू हो जाएगा। तो ग्रामीण इलाका तो यहाँ पर 73वां संशोधन लागू होगा, और शहरी निकाय तो यहाँ 74वां संशोधन क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अब देखिएगा कि अब ग्रामीण में क्या है, क्या लिखा हुआ? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब देखिए ऊपर मैंने लिखा स्थानीय शासन, वहां पर इतना लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन, गांव की और शहर की। फिर वापस हम देखते हैं कि गांव की देखनी है तो लिखा हुआ ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन, और शहर की लिखा हुआ है तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। तो आपको ये ध्यान रखना कि राज्य सूची में जो 59 विषय उनमें प्रविष्टि संख्या 5, नंबरिंग संख्या 5 पर जहां स्थानीय शासन लिखा हुआ, उसके अंतर्गत फिर वापस लिखा हुआ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। तो अपन शहरी को अंग्रेजी में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो प्रविष्टि संख्या नंबर संख्या 5 पर क्या है? अंकित है, और वहां पर शहरी निकाय की व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही आसान सा है कि आपसे पूछे कि ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कौन सी प्रविष्टि पे अंकित है? प्रविष्टि संख्या 5 पर अंकित है। क्या लिखा हुआ है?
शहरी स्थानीय स्वशासन, ऊपर हेडिंग में तुम्हारा लिखा हुआ स्थानीय शासन, और फिर अंदर जब प्रविष्टि संख्या 5 को जब अंदर खोल के देखते तो वहां लिखा हुआ शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहां पर अंकित किया गया है। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, तो हमने चर्चा की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां होती उसमें राज्य सूची के अंतर्गत क्या इसका क्या है विषय है, और नगर पालिका ये शब्द कहाँ से आए, ये फ्रांसीसी शब्द है। थोड़ा सा आप इसको परिभाषा के तौर पर, हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें आज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जनरल जानकारियाँ जिससे आपको एक छोटी छोटी परिभाषाओं के क्लू आपको पता रहे। तो फ्रांसीसी शब्द है नगर पालिका, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ये फ्रांसीसी शब्द है। और अंग्रेजी में जैसे अपन कहते हैं ना उसको म्यूनसिपैलिटी जो है, ये बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है, लैटिन भाषा का। तो ये लैटिन और फ्रांसीसी क्या है, शब्द है। ये लॉर्ड रिपन की एक तस्वीर है, जिनको भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है। आगे देखिएगा, अब मूल संविधान में शहरी निकाय अंकित नहीं, यानी मूल संविधान का मतलब है कि हमारी जिस संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया, तो उस संविधान सभा ने न तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को अंकित किया, न ही शहरी स्थानीय स्वशासन को अंकित किया। लेकिन फिर भी हम संविधान का भाग 4 जब पढ़ते हैं, नीति निदेशक तत्व, संविधान का भाग 4 जो हम पढ़ते हैं, नीति निदेशक तत्व जो हम पढ़ते हैं, उस नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 40 ये कहता है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उनका ये मानना था कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो व्यक्ति की हम सुधार जब तक नहीं सुधरेगी तब तक राजनीतिक अधिकार देने का कोई महत्व नहीं है। आप जब तक किसी व्यक्ति को इकोनॉमी रूप से स्ट्रांग नहीं करेंगे, सोशली रूप से उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग करने का क्या मतलब है। क्योंकि जो अगड़ी जाती हैं सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिए, जो अगड़ी जाती हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास पैसा है, जो जागीरदार हैं, वो चुनाव लड़ने में सक्षम रहेंगे, तो इन लोगों का कब नंबर आएगा। फिर वही गांव में सरपंच बनेंगे, वही फिर हुकूमत चलाएंगे, तो नथिंग, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि हम ये लिख देते हैं कि अनुच्छेद 40 में कि जब राज्य यानी जो कानून बनाने वाली संस्थाएं होती है, जो संसद, विधानमंडल, भारत सरकार, राज्य सरकार, जो सरकारी सिस्टम का पार्ट होता है, स्थानीय प्राधिकारी, वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्व में। तो वहां पर यह बात बताई गई थी कि अनुच्छेद 40 में लिख दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। गांधी जी की विचारधारा, क्योंकि गांधी चाहते थे कि गांव की जो आत्मा है वो जो गांव, भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, तो इसलिए गांव के लोगों को अपनी पंचायत का गठन करने का उनके पास राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने लिख दिया, निर्देशित कर दिया कि राज्य अनुच्छेद 40 के तहत जब उसको ठीक लगे कि हाँ अब गांव के लोग भी सक्षम हो चुके हैं इकोनॉमी रूप से, सोशली रूप से, तब वहां पर वो उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है, करेगा। लेकिन शहरी निकाय के लिए कुछ भी अंकित नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में शहरी निकाय के लिए कुछ भी बात ग्राउंड पर लिखी हुई नहीं थी। तो देखिए, मूल संविधान में शहरी निकाय अंकित नहीं था। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए मैंने बता दिया, ग्राम पंचायतों के विकास हेतु तो अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देशित किया गया है, और उसी के आधार पर हमारा ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, वो अनुच्छेद 40 के आधार पर ही किया गया था। अब देखिए, 74वां संविधान संशोधन जो हमें पढ़ना है ये 1992 में, तो 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। लेकिन आप पूछेंगे सर 92 में क्यों बता रहे हैं। देखिए, जिस वर्ष संसद में ये पास होता है कानून अधिनियम, उसी वर्ष का ही माना जाता है। देखिए, 2 चीजें आपको समझनी है। एक तो होता है विधेयक, एक क्या होता है विधेयक, यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिल, ठीक है। दूसरा होता है एक अधिनियम, दूसरा एक होता है अधिनियम,
यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्ट, ठीक है, यानी विधेयक और अधिनियम। जब हमारी संसद के द्वारा कोई भी, देखिए संसद को कानून बनाने का पावर है, राइट है उनके पास, तो संसद कोई भी कानून जब बनाती है तो सरकार पहले संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत क्या रखेगी, विधेयक रखेगी, यानी बिल रखेगी। अभी पारित होना कि नहीं होना वो अलग मैटर है, अगर पारित नहीं होता तो बिल के रूप में काउंट होता है। और पारित होने के बाद जब भारत के राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तब वहां पर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। तो एक्ट यानी अधिनियम तभी बनेगा जब राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, और विधेयक कहलाएगा कब, जब हमारी संसद में होगा। तो संसद ने 1992 में इसको बिल के रूप में पारित किया, और फिर फाइनली इस पर मोहर लगी अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की, और 1 जून 1993 को इसको भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये बिल और अधिनियम दोनों का अंतर। अब देखिए, जिस वर्ष संसद से पारित हुआ वो अधिनियम उसी साल का ही मान लिया जाता, चाहे राष्ट्रपति 10 साल बाद साइन करे, चाहे सरकार उसको 15 साल बाद लागू करे, ठीक है। तो वर्ष 1992 में 74वां संशोधन अधिनियम 1992 से संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस हेतु संविधान में क्या जोड़ा गया, भाग 9 क, अंग्रेजी में इसको कैपिटल ए लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है ना, जोड़ा गया। और 9 के में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी, पियाजी से जेड जी तक, यानी 243 पी से लेकर जेड जी, ये हिंदी में लिखा मैंने है ना, ब्रैकेट में समझाने के लिए आपको, क्योंकि वहां पैरेलल चलता है। जैसे पंचायती राज में होता है कि जैसे 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक जोड़ा तो ए यानी क ख ग, ऐसे ही यहाँ पर ये तय से चालू है तो पी है तो इसको हिंदी में तय बोलेंगे, ठीक है ना। जेड जी है ना, तो यानी य और 6 तक यहाँ पर क्या है, वर्णन है। तो यहाँ से देखिए 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनका क्या है, वर्णन है, किसके, नगर पालिका के लिए ये आर्टिकल जोड़ेंगे। अब देखिएगा, आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम बारीकी से समझते हैं कि सर ये भाग 9 जोड़ा गया है, 9 ए, अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल लिख सकते हैं, हिंदी में कै लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए 9 का, अब संविधान में जो भाग है मूल रूप से वो कितने भाग है, 22 भाग है। कितने भाग है, 22 भाग है। तो आपका पहला सवाल ये हो सकता है कि जब ऑलरेडी 22 भाग है तो बीच में 9 कहां से आ गया, ये 9 क कहां से आ गया। 9 जो 9 है वो तो जोड़ा गया 73वें के द्वारा पंचायती राज को, और 9 क जो है वो 74वें के द्वारा नगर पालिका में जोड़ा गया। देखिए थोड़ा सा हम आपको इतिहास बता देते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया का, भारत का संविधान जब लागू हुआ, तब हमारे यहाँ राज्यों की 4 श्रेणियां थी। कैटेगरी कितनी थी, 4 थी। कैसी कैसी थी, देखिए पहले ए कैटेगरी, ए कैटेगरी में 9 राज्य थे, और वो सभी 9 राज्य अंग्रेजी शासित थे, जहां अंग्रेजों का, अंग्रेजी शासित यानी जहां अंग्रेजों का सीधा क्या था, शासन था, ठीक है ना। फिर कैटेगरी दूसरी कौन सी थी, बी थी, उसमें भी 9 राज्य थे, और वो थे बड़ी देसी रियासतें, बड़ी देसी रियासतें, बड़ी देसी रियासतें, जहां राजा अंग्रेज और जनता के बीच में था, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं जोधपुर रियासत है ना, जयपुर रियासत बड़ी रियासत थी, ठीक है ना। और सी जो है इसमें 7 थी, वो छोटी देसी रियासतें, छोटी देसी रियासतें थी, और प्लस छोटी देसी रियासतों के साथ प्लस इसमें क्या है, छोटी देसी रियासतों के साथ प्लस इसमें 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है ना। 3 क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली और कुर्ग, बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया, तो 3 ये हो गए। और चौथा जो था वो क्या था, अंडमान निकोबार, केवल एक ही था जिसमें क्या था, अंडमान और निकोबार।
और अंडमान निकोबार जो था वो अनुच्छेद 243 में उल्लेखित था, अनुच्छेद 243 में। अब ये चार कैटेगरी, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हुआ तो ये भारत इस प्रकार से चार कैटेगरी में बटा हुआ था। हिंदी में मैं ये लिख सकता हूं क, ख, ग और घ, है ना। ये चार कैटेगरी के अंदर भारत बटा हुआ था, जिसमें राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान कौन सी में आता है? बी कैटेगरी में, यानी ख श्रेणी के अंतर्गत आता। आप राजस्थान जीके में पढ़ते होंगे कि राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, यानी बड़ी रियासतें थी यहाँ पर, इसलिए राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का था। पहली बात तो आपकी ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ख यानी 9 बड़ी रियासतें। अब हुआ यह था कि 7वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ पर 1956 को हुआ और 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन लागू हो गया। अब देखिए इसमें क्या था कि इनमें चारों ही जो श्रेणियां थी ए बी सी डी, इनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और 2 नई श्रेणी डेवलप कर दी, है ना। 2 नई श्रेणी को डेवलप कर दिया। वो 2 नई श्रेणी कौन कौन सी थी? 2 नई श्रेणी को डेवलप कर दिया। इस 2 नई श्रेणी के अंदर एक में राज्य और दूसरा संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश यानी जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जिसको आप यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो यानी भारत में वर्तमान में 28 क्या है? राज्य हैं और आपके 8 क्या है? संघ शासित क्या है? प्रदेश है। तो पहले 4 कैटेगरी थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन चारों कैटेगरियों को समाप्त कर दिया गया और 2 नई कैटेगरी कर दी, राज्य और संघ शासित प्रदेश। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो शासित होंगे वो 8 हमारे ये प्रदेश होंगे और पूर्ण राज्य जहां पर खुद का स्वयं का राज्यपाल होगा, खुद का स्वयं का विधानमंडल होगा, स्वयं की मंत्री परिषद होगी, स्वयं का मुख्यमंत्री होगा। ये सब जिसके पास होंगे वो तो पूर्ण राज्य कहलाएगा। और जिनके पास खुद की मंत्री परिषद नहीं है, विधानमंडल नहीं है, राज्यपाल नहीं है, वो संघ शासित प्रदेश है। हालांकि 3 इसमें से दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन उनके मुख्यमंत्रियों को, विधानसभा को उतनी पावर नहीं है जितनी पावर पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री और विधानमंडल मंत्री परिषद के पास है, ठीक है। तो वहां पर उपराज्यपाल होता है, प्रशासक होता है, यहाँ पर राज्यपाल होता है जो स्वविवेक से निर्णय भी कर सकता है। अब देखिए, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि जो डी कैटेगरी है, जो कौन सी कैटेगरी है? डी। जब 1 नवंबर 1956 को ये डी कैटेगरी क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी अंडमान निकोबार है वो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। तो अब ये इस कैटेगरी में आ गया। तो यानी ये जो है ये भाग 9 में था। ये किस में था बताओ? भाग 9 में था। तो ये भाग जो 9 था इसको फिर कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। निरसित यानी इसको हटा दिया, तो इसमें खाली जगह आ गई डैश डैश। तो ये खाली पड़ी थी जगह 1 नवंबर 1956 से, क्योंकि भाग 9 में था ये, और भाग 9 में था तो ये जगह क्या पड़ी थी? खाली पड़ी थी। अब खाली पड़ी थी इसलिए भाग 9 में जोड़ दिया। फिर क्या जोड़ दिया? भाग 9 में जोड़ा पंचायती राज 73वां संशोधन, और 9 जो ए है उसमें क्या जोड़ दिया? 74वें के द्वारा नगरीय शासन, यानी जो शहरी निकाय, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो भाग 9 के में जोड़ दिया 74वें संशोधन। इस प्रकार से ये 9 भाग क्या मिला? हमें खाली मिला, ठीक है। जब ये चारों श्रेणियां समाप्त कर दी गई और इसमें जो 243 अनुच्छेद था ये भी क्या हो गया? निरसित हो गया। इसको भी खाली पड़ा था, तो इसमें 243 में ए से लेकर ओ तक पंचायती राज के लिए जोड़ दिया, फिर 243 पी से लेकर जेड जी तक क्या जोड़ दिया? नगर पालिका के लिए जोड़ दिया। तो 243 भी यूटिलाइज हो गया और भाग 9 में क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया। तो ये एक इतिहास था कि किस प्रकार से हम भाग 9 के अंतर्गत इसको हमने जोड़ा, जबकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग पहले से हैं, तो बीच में कैसे जुड़ सकता है? तो ये एक जोड़ने का क्या था? इसमें प्रोसेस था। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए वापस हम बात करते हैं। तो भाग 9 के आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने यहां लिखा कैपिटल ABCD लिखी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको ABCD, ये पहली कक्षा है हमारी, इसलिए इसमें बेसिक क्लू जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आने चाहिए। जब भी ABCD आपको कैपिटल मिले तो समझ लेना कि इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ABCD कैपिटल मिलनी चाहिए। और जब भी ABCD आपको स्मॉल मिलने लग जाए, ऐसे ABCD ऐसे,
तो समझ लेना कि मूल संविधान जो संविधान सभा ने संविधान बनाया ये उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है, संविधान सभा ने जोड़ के दिया। अगर ABCD स्मॉल है तो, और कैपिटल है इसका मतलब संशोधन करके जोड़ा गया। जब भी कैपिटल आए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर इसका संविधान संशोधन कौन सा है, ये आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है ऐसे, ये देखो ऐसे लिख सकता है, ये स्मॉल ए लिख सकता है। अब आपने तो कर दिया है लेकिन ये रॉन्ग है, ये गलत है, राइट यही माना जाएगा। संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, उसमें ABCD क्या आएगी, कैपिटल आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा भाग जो 9 क है जोड़ा गया, और 9 क में अनुच्छेद 243 यानी हिंदी में तय, और ZG यानी यह 6 तक नगरीय स्वशासन यानी लोकल यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या है, उल्लेख है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ जैसे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर जोड़ दी गई 4 और जोड़ दी गई। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 73वां संशोधन 1992 के द्वारा और 74वें संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या है इस अनुसूची में, यानी इस अनुसूची में 18 विषय रखे गए, यानी नगर पालिका का जो गठन होगा वो नगर पालिका किन किन मुद्दों पर काम करेगी, कौन कौन से विषयों पर काम करेगी, उनको काम भी दिया गया है। ऐसे नहीं कि मनमर्जी से काम कर ले, उनसे बाहर नहीं जा सकते। ये इन 18 विषयों पर ही राज्य विधानमंडल कानून बना सकता, उससे बाहर नहीं बना सकता। जैसे मैंने कहा ना, संघ सूची यानी जैसे रेल, मुद्रा, ये संघ सूची के विषय है, इस पर कानून पार्लियामेंट ही बनाएगी, विधानमंडल को पावर नहीं है। जैसे पुलिस, कृषि, ये राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून यही बनाएंगे। जैसे अपन ने कहा कि ये स्थानीय स्वशासन, इस पर कानून यही बनाएंगे। तो 18 विषय से बाहर जाकर कानून नहीं बना सकते। 18 में से कितने देने हैं वो राज्य सरकार पर डिपेंड करते हैं। तो देखिएगा 18 विषय, तो 74वें संशोधन के द्वारा एक तो भाग 9 क जोड़ दिया गया, अनुसूची किन सी जोड़ दी गई, 12 जोड़ दी गई, और इसमें कितने विषय जोड़े गए, 18। जैसे 73वें संशोधन में 29 विषय जोड़े गए। जैसे 243G जो है उस ये कहता है कि पंचायती राज के कार्य, कितने कार्य, 29, वो कहाँ मिलेंगे, 11वीं अनुसूची में। ठीक ऐसे ही 243W आर्टिकल जो यहाँ पर है हमारे 243W, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ कि नगर पालिकाओं के कार्य, इसमें क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं के कार्य। अब वो कौन कौन से कार्य हैं, 18, वो कहां पर मिलेंगे आपको, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलेंगे। तो 12वीं अनुसूची के साथ टच में जो साथ में जोड़कर जो आर्टिकल पढ़ना, वो कौन सा पढ़ना, 243W आपको पढ़ना है। और 1 जून 1993 को भारत में ये क्या हो गया, लागू हो गया। क्या हो गया, लागू हो गया। इस डेट को आपको विशेष करके क्या रखना है, ध्यान रखना। तो 74वां संशोधन 1 जून 1993 को भारत में क्या हुआ, लागू हुआ, छावनी क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, छावनी क्षेत्र को छोड़कर, जहां सेना का क्राइटेरिया रहता है। तो हम पूरे भारत में नहीं कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में लागू हो गया, 9 ये रॉन्ग हो जाएगा वहां पर, क्योंकि छावनी क्षेत्र जहां सेना के लोग रहते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगा, वहां पर अलग से छावनी एक परिषद होगी। अब देखिए 12वीं अनुसूची अभी हम पढ़ रहे थे, अनुच्छेद कौन सा जुड़ा हुआ है इसके साथ, 243W, ये कहता है पंचायती राज के कार्य। अब कार्य कहाँ लिखे हुए हैं, 12वीं अनुसूची में। कितने हैं, 18 विषय हैं। अब इन 18 विषयों को हमें एक सरसरी निगाहों से देखना है। अभी अगर हम पिछले 2-3 सालों के पेपर्स अगर हम देखें तो उनमें चाहे पंचायती राज का चाहे शहरी निकाय का कोई ना कोई कार्य पूछ लिया गया। वो कैसे पूछता है एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सा कार्य शहरी नगर पालिका निकाय का नहीं है, शहरी निकाय का नहीं है, उसमें एक पंचायती राज का डाल देगा। तो आप एक बार सरसरी निगाहों से इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अंदाज रहेगा कि हाँ ये 18 विषय शहरी निकाय के हैं। तो आजकल बड़े अलग अलग अजीबो गरीब सवाल आते हैं पॉलिटी के, तो इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सामान्य चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट हम परिचय नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे। तो पहला नगरीय योजना, बहुत ही आसान सा है ना, जो अर्बन प्लानिंग, जो नगर यानी शहर यानी अर्बन, उसकी प्लानिंग करनी शहर की, क्योंकि आपको पता है नगर पालिका कहाँ होती है, शहरों में, तो उसकी प्लानिंग करनी, उसकी योजना, शहरियों की लाइटें कैसे रहेगी, सड़कें कैसे बनेगी, अच्छा विकास कैसे कर सकते हैं। दूसरा भूमि उपयोग का विनियमन,
और भवन निर्माण का नियंत्रण। जितने भी शहर में बिल्डिंगें बनती है उनका नियंत्रण। ऐसा नहीं कि कोई भी 10 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है बिना नगर पालिका की परमिशन के कोई भवन नहीं बना सकता। कमर्शियल जो भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसका कंट्रोल होता है, ये उसका विषय है, उसका कार्य है। वरना नगर पालिका अपना बुलडोजर चला देगी, तोड़ देगी, अलाउ नहीं होगा। भूमि उपयोग का विनियमन पावर कि कोई उनकी जो नगर पालिका की जो भूमि है उसका बिल्कुल वो उपयोग कर सकता है, और चाहे जिसको दे सकता है उसके पास राइट होता है। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना, बिल्कुल शहर में इकोनॉमी को और कैसे आगे बढ़ा जाए, इनकम सोर्स लोगों की कैसे आगे बढ़े, उद्योग धंधे कुछ डेवलप किए जाएं। उसके अलावा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब ये कि लोगों में सौहार्दपूर्ण भावना कैसे बढ़े, जिसके लिए कोई मेले लगाएं आप, ठीक है ना, जैसे नवरात्रे हैं तो कोई नवरात्रि का डांडी का प्रोग्राम करवाएं। तो ये एक तरह से सौहार्द की भावना होती है जिसमें छुआछूत खत्म होती है, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक साथ डांडिया गरबा खेलते हैं। तो ये एक चीज़ों विकास की योजना बनाना। सड़कें पुल बहुत ही कॉमन है, सड़कें बनाने हैं, पुल जहाँ बारिश भर जाती, पानी भर जाता है तो वहाँ थोड़ा सा नीचे की जगह होती है वहाँ पुल बना देना। घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु जलापूर्ति, बस पानी की बिल्कुल जल के नल के कनेक्शन बिल्कुल घर घर तक पहुंचने चाहिए, और उसमें भी सबके लिए। घरेलू तो है ही है, जहाँ फैक्ट्रियां लग गई पानी नहीं है तो बताओ आपके फिर वहाँ पर नगर पालिका जो क्षेत्र है वहाँ पर फैक्ट्रियां लगेगी नहीं, उद्योग जगत लगेंगे नहीं, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो वहाँ पर उद्योग जगत को पानी मिलना चाहिए। वाणिज्यिक जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं, जो भी कंपनीज काम करती है, उन सब के लिए भी जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। और कई बार पानी नहीं आता है, स्थितियाँ खराब हो जाती है, पाइपलाइनें फूट जाती है, तो बिल्कुल नगर पालिका टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाती है, लेकिन जलापूर्ति होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा लोक स्वास्थ्य में जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, स्वच्छता आप जानते हैं, साफ सफाई के लिए सुबह सुबह रोडों पर कचरे निकालने के लिए कर्मचारी लगाते हैं, बिल्कुल साफ सफाई। ठोस अपशिष्ट, ये ठोस अपशिष्ट में जो गंदी नाली का पानी होता है, गंदा जो कचरा होता है ना, उसका मैनेजमेंट करना, उसको एक जगह से इकट्ठा करना, फिर ले जाना, फिर जलाना, है ना। लोग मोहल्ले में एक जगह ले जाकर इकट्ठा कर देते, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, है ना। तो उस गंदी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके ले जाकर जलाना, उनको रिसाइकिल के लिए भेजना, ये इनका काम होता है। अग्निशमन समय आपको पता ही है, आग लग जाती है तो अग्निशमन के लिए गाड़ियाँ तैयार रहती है, तो ये नगर पालिका के अधीन आती है। उसके अलावा नगरीय वानिकी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी, है ना, जगह जगह पार्क लगाना, लोगों की कॉलोनियाँ होती है, पास पास में जनघनत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए, लोगों को स्वच्छ पर्यावरण मिले, इसलिए जगह जगह कॉलोनी जब कटती है तो कॉलोनाइजर को बोला जाता है कि आप इतने वर्ग गज का एक पार्क की जगह छोड़ेंगे आप, है ना, तो उसको पार्क की जगह छोड़नी होती है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में। समाज की कमजोर वर्ग, जिसमें दिव्यांग, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित के हितों का संरक्षण। जो समाज के कमजोर वर्ग है शहरों में, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं बेचारे, जो दिव्यांग है, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है, इन सब के हितों के लिए कुछ न कुछ नगर पालिका अच्छा काम करे। जैसे विकलांग है तो उनको साइकिलें उपलब्ध कराना, मानसिक रूप से कोई मंद व्यक्ति उनके लिए कुछ ऐसे भवन खोल देना जिसमें घर वाले परेशान है, वहाँ डॉक्टर बैठा दो, उनके इलाज होता रहे, ये व्यवस्था। झुग्गी बस्ती सुधार एवं उन्नयन, है ना, जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दूँ, दिल्ली, मुंबई, ये स्लम डोग, जहाँ सैकड़ों करोड़ों लोग जो आते हैं वो नालियों के पास वहाँ झुपड़ियाँ बना के रहते हैं। तो झुग्गी बस्ती में सुधार करना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके लिए नाली बनाना, उनके लिए पक्के घर बना के देना, उनके लिए उन्नयन यानी उनके लिए स्कूल्स की व्यवस्था करना, ये सब काम उनका रहता है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। नगरीय निर्धनता उन्मूलन, जो निर्धनता मतलब नगर में जो शहरीकरण में जो लोग रहते हैं वो निर्धन हैं, गरीब हैं, तो उन्मूलन यानी रोकना, गरीबी को रोकना, उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। उसके अलावा नगरीय सुविधाएं, जैसे पार्क, कभी पढ़ लिया हमने, उद्यान, खेल मैदान आदि, है ना, अच्छे से मैदान डेवलप करें। लोग सुबह सुबह ट्रैकिंग करने जाएंगे, लोग दौड़ने जाएंगे, तो उनका स्वास्थ्य क्या रहेगा, ठीक रहेगा। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यात्मक पहलुओं की अभिवृद्धि। सौंदर्यात्मक का मतलब शहर में शानदार स्ट्रीट रोड लाइटें लगा दी, एकदम एलईडी वाली शानदार डिवाइडर हैं, उनके अच्छे कलर हो रखे हैं, तो ये बहुत सौंदर्यीकरण, जगह जगह शानदार फ्लैग्स लगे हुए हैं, है ना। जैसे कोई भी नगर परिषद, नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है, एकदम बड़ा दरवाज़ा बना दिया शहर के अंदर एंट्री करते ही, तो ये उनका एक कार्य होता है। सांस्कृतिक रूप से मैंने कहा ना कि जैसे कोई मेला है, कोई डांडिया का, नवरात्रा का कोई प्रोग्राम है, तो सांस्कृतिक बड़े बड़े कार्यक्रम करना नगर पालिका द्वारा। शैक्षणिक रूप से स्कूल्स वगैरह, कॉलेज खोलना। उसके अलावा कब्रिस्तान, शमशान, सौदा है, ग्रह
और विद्युत सौदा जो इलेक्ट्रिक से जो बॉडी को जलाया जाता है, इन सब का डेवलपमेंट करना है ना। जो मुस्लिम हैं वो जो बॉडी को गाड़ते हैं, जो जलाते हैं हिंदू के अंदर, तो ये सब व्यवस्थाएं नगर पालिकाओं के द्वारा की जानी चाहिए। शमशान जो घाट की व्यवस्था करना, कांजी हाउस जो ये पशु होते हैं आवारा, जिसमें कुत्ते आए चाहे गाय, जितने भी पशु होने चाहिए पर वो आवारा है ना, उनको एक जगह जिससे रोडों पर ना आए। जैसे रोड पर जगह जगह कुत्ते से गायें वगैरह जो घूमते रहते हैं, उनसे क्या होता है कि एक्सीडेंट जोन बन जाता है, शहरों के अंदर लोगों को आना जाना में बहुत तकलीफ होती है। तो कांजी हाउस बनाते हैं, उनको सबको नगर पालिका की म्यूनसिपालिटीज़ की गाड़ी आती है, इकट्ठा करके वहाँ ले जाकर रख देती है कांजी हाउस में। तो ये देखना, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना है ना। लोग जो लापता जानवर होते हैं, गाय बछड़े, उनको ले जाकर काट देते हैं, इसलिए उनको जो लापता घूम रहे होते हैं उनको कांजी हाउस में एक जगह ठहरा देना। उसके अलावा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये नगर पालिका बनाती है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस है ना, बस स्टॉप जगह जगह, जैसे बसें आती है, जयपुर से बस आ रही, दिल्ली से आ रही है। अब बस स्टैंड तो सिटी बहुत बड़ा, शहर तो बहुत बड़ा होता है। अब मेरा घर बस स्टैंड से 15 किलोमीटर दूर है, बस निकलेगी इधर से, तो नगर पालिका को पता कि इस तरफ एरिया के अंदर लगभग बहुत सारी आबादी, लगभग 500 से 700 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक बस स्टॉप बना दिया, तो बस वाला बस वहाँ रोकेगा ताकि व्यक्ति को वहाँ बस स्टैंड जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे बस स्टैंड बनाए, लाइट की व्यवस्था करे, पार्किंग की व्यवस्था, जैसे हॉस्पिटल हो गए उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो गई, ठीक है ना, बस स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था हो गई, रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था हो गई, मेन मार्केट जो होता है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो गई। ये सब व्यवस्था करना ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। बहुत बेसिक चीज़ें, सार्वजनिक शौचालय जगह जगह शौचालय बना दिए जाएँ, वॉशरूम बना दिए जाएं, ताकि लोग मार्केट में गए आप खरीदारी करने के लिए, अब वहाँ मान लीजिए 4 घंटे लगे और आपको टॉयलेट के लिए जाना है, तो वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय नगर पालिका बनाती ताकि लोगों को क्या हो, सुविधा हो। और वेदशालाओं, धर्म शोधनशालाओं का विनियमन, यानी वेदशालाओं मतलब चिकित्सा के लिए औषधि वाली जो चिकित्सा होती है उसको वेदशालाएं कहते हैं, वो डेवलप किए। आयुर्वेदिक को संस्थाओं को डेवलप करें। धर्म शोधनशालाओं का विनियमन, धर्म शोधनशालाओं के अंतर्गत जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको डेवलप करें, है ना, जैसे यज्ञशालाएं हैं, इसमें लोगों का धर्म के प्रति क्या बढ़ता है, रुझान बढ़ता है, इनको डेवलप करें। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, रोड लाइटें, पार्क, सड़क, ठीक है ना, अग्निशमन वाहन, वैधशालाएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, ये बेसिक चीज़ें होती है। जो बस स्टॉप है ना, निर्धनता, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, लाइट जो है, ये बेसिक सुविधाएं जो होती है ये नगर पालिका के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो ये 18 कार्य हैं, सड़कें, पुल, है ना, योजनाएं बनाना, भूमि उपयोग, भवन निर्माण का नियंत्रण, जलापूर्ति करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी संवर्धन, ये सब कार्य किसका होता है, नगर पालिकाओं के 18 विषय होते हैं। अब देखिएगा इसको संविधान में दर्जा कैसे मिला, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 1989 में राजीव गांधी की जो सरकार थी वो 65वां संविधान संशोधन नगर पालिका विधेयक लाई, परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझिएगा। कोई भी संविधान में संशोधन करना होता तो हमारी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से अलग अलग पास होना चाहिए। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने खारिज कर दिया, या 6 महीने तक जवाब नहीं दिया, या उसमें संशोधन कर दिया तो दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। नो, अलग अलग ही पास होना चाहिए। पहला तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर संविधान में संशोधन करना तो दोनों सदनों से बिल अलग अलग पास होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि एक भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है 249, 249 क्या कहता है अनुच्छेद 249? 249 ये कहता है कि राज्य सूची का कोई विषय है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है। तो राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाता, तो अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। लेकिन बाय द वे राज्य विधानमंडल ने कानून नहीं बनाया और उसको संविधान में दर्जा देकर फिर राज्य विधानमंडल को पाबंद किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है।
तो राष्ट्रीय महत्व का विषय अगर है और इस पर कानून अगर राज्य सूची का भले ही विषय है, लेकिन अगर कानून संसद को बनाना है तो पहले राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत एक 2/3 2/3 मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पास करेगी, तो ही हमारी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का राइट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो देखिए 249 ये कहता है कि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वालों का कितना 2/3 यानी 2/3 से अगर प्रस्ताव अगर पास कर देती है, कौन करेगी? राज्यसभा। ये भी ध्यान रहे आपको, कौन करेगी? राज्यसभा। तब ये पावर किसको मिलती है? हमारे देश की संसद को अधिकार मिलता है। किसको अधिकार मिलता है? संसद को राइट मिलता है कि वो राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। अब हुआ ये था कि 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार ने 65वां संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी संसद के अंदर रखा, लोकसभा में रखा, जब सदन में आएगा तब मैंने बताया था आपको बिल यानी विधेयक कहलाता, लोकसभा ने पास कर दिया। पास करके जब वो राज्यसभा के पास आया तो राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया, यानी पास नहीं हो सका। क्यों कर दिया राज्यसभा ने? उसका कारण हमें जानना है। इसलिए कर दिया राज्यसभा ने क्योंकि राज्यसभा ने कहा भैया ये राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय है तो पहले राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ये प्रस्ताव पास करके हमारी पार्लियामेंट को अधिकार देती है कि आप राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। आपने हमसे पूछा ही नहीं, आपने डायरेक्टली लोकसभा से पास करके हमारा बिल ही लेकर आ गए। बिल पेश करने से पहले तो ये हमारा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं, वो क्या हो गया? खारिज हो गया। अच्छा, लोकसभा से क्यों पास हो गया? क्योंकि राजीव गांधी को 415 सीटें थी उस समय, सबसे ज्यादा राजीव गांधी के पास सीटें उस समय आई थी। तो मेरा कहने का मतलब कि राज्यसभा से पास इसलिए नहीं हो सका क्योंकि राज्यसभा ने कहा कि पहले राज्यसभा से प्रस्ताव पास होना चाहिए था, उसके बाद फिर इसको बिल का रूप दिया जाना चाहिए था, फिर लोकसभा राज्यसभा के पास आप लाते तो हम मानते, तो खारिज कर दिया। अब राजीव गांधी की 89 में सरकार चली गई, चुनाव हो गए, 5 साल लोकसभा के कंप्लीट हो गए, लोकसभा भंग हो गई, बिल भी समाप्त हो गया। अब इसी बीच 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वीपी सिंह की सरकार ने इसको पुनः संशोधन करते हुए नगरपालिका विधेयक को पुनः स्थापित किया, परंतु लोकसभा के विघटन के कारण पास नहीं हो सका। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और वीपी सिंह भी कुछ समय लोकसभा के अंदर रखा, पेंडिंग था। इसी बीच वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वीपी सिंह पर लोकसभा भंग नहीं हुई। वीपी सिंह के जस्ट बाद नए प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, गठबंधन की सरकारें थी, वो बने थे लगभग नवंबर 1990 में और जून 1991 तक चले। चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लाल किले पर झंडा फहराने का, तिरंगा झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नवंबर 1990 में बने और जून 1991 में कार्यकाल समाप्त हो गया, सरकार गिर गई और अगस्त आने से पहले ही सरकार चली गई। तो पेश तो वीपी सिंह ने किया था, पेंडिंग था, चर्चा चल रही थी। इसी बीच उनकी सरकार चली गई, चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर की भी सरकार गिर गई, तो लोकसभा भंग हो गई। और कोई भी बिल अगर लोकसभा ने छू भी लिया है, इसी बीच अगर लोकसभा भंग हो गई तो बिल भी यानी विधेयक भी वहीं निरस्त मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया? एक बात तो ये। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? परंतु लोकसभा के विघटन के कारण पास नहीं हो सका। फिर नए प्रधानमंत्री बने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, जो साउथ से आते हैं, दक्षिण भारत से। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक को पुनः स्थापित किया। वापस उसको पुनः स्थापित का मतलब है पेश करना, पुनः स्थापित किया गया और अतः ये 74वां संशोधन के रूप में पारित हुआ। जब लोकसभा में पेश किया फिर राज्यसभा में गया, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो, राज्यसभा वो सवाल कर सकती है कि पहले हमसे 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास कराना चाहिए था, फिर आप कर सकते हो। लेकिन इस बार पीवी नरसिम्हा राव ने राज्यसभा को मैनेज कर लिया, उनको समझा दिया कि इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो, है ना, बहुत सरलीकृत तरीके से, क्योंकि राज्य सूची पर कानून तो उन्हीं लोगों को बनाना है, हम तो केवल इसको संविधान में दर्जा देकर भेज रहे हैं। तो दर्जा देने में क्या दिक्कत आ रही है? बाकी हम तो 18 विषय बनाकर भेज रहे हैं, बाकी उनको जो ठीक लगेगा वो अपना काम करेंगे। तो राज्यसभा भी सहमत हो गई। तो
वीपी जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उन पीवी नरसिम्हा राव ने इसको 74वें संशोधन के रूप में 1992 से संसद से क्या करवा लिया, पास करा लिया। तो हमारे पीवी नरसिम्हा राव वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 73वां संशोधन 1992 जो हमारा पंचायती राज के लिए और 74वां संशोधन 1992 जो हमारा नगरीय स्वशासन के लिए बिल क्या करा लिया, संसद से पास करवा लिया। और देखिए ये विधेयक लोकसभा व राज्यसभा से दिसंबर 1992 के अंदर क्या हुआ, पारित हो गया। दिसंबर 1992 में पारित हुआ। इसके बाद अपेक्षित राज्य विधानमंडलों द्वारा इसे मान्यता मिल गई। अपेक्षित का मतलब होता है कि ये वो संशोधन था जिसमें संसद से पारित होने के बाद भारत के आधे राज्य विधानमंडलों से सहमति चाहिए। आधे मतलब जैसे अभी भारत में 28 राज्य है जिसमें विधानमंडल है, जिसमें विधानमंडल में विधानसभा है, ठीक है ना। अगर विधान परिषद विधानसभा दोनों है तो विधानमंडल बोलेंगे, केवल विधानसभा तो भी उसको विधानमंडल बोलेंगे। अब आधा कितना हो गया, 14, कि संसद ने 2/3 मेजोरिटी से पास करने के बाद भी 14 राज्य यस करें तो ये संविधान में संशोधन माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अपेक्षित का मतलब जितने विधानमंडल थे उनका आधे ने क्या कर दिया, पास कर दिया, इसे मान्यता मिल गई। और राष्ट्रपति की स्वीकृति अप्रैल 1993 में मिली और 1 जून 1993 को ये छावनी क्षेत्र को छोड़कर भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये संविधान में इसको क्या मिला है, दर्जा मिला है। तो हमने आज की कक्षा में संविधान में दर्जा कैसे मिला, नगरपालिका की परिभाषा क्या होती है और इसके लिए 18 विषय कौन से थे, इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल से एक क्लू को हमने समझा है। और अब हमारी जो आज जो पहली क्लास है, हमने एक व्यवस्था की है कि इस दौरान प्रत्येक दिन जो आपको वीडियो लेक्चर जो मिलेगा, जो क्लास आपको मिलेगी, जो टॉपिक आपको यहाँ पर जो बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा उससे संबंधित आपको PYQ यानी कुछ प्रश्नों का आपको यहाँ अभ्यास कराया जाएगा कि पिछले 1 घंटे में जो आपने पढ़ाई करी है उनसे संबंधित क्या क्या एग्जाम में संभावित प्रश्न बन सकते हैं और आप इनको हल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इनके संबंधित आपको यहाँ पर ये कुछ प्रश्नों का हर वीडियो के पीछे आपको अभ्यास करवाया जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राजस्थान में नगर पालिका स्थापना के कालक्रम में सही क्रम को प्रदर्शित करता है। यानी राजस्थान में जो आज़ादी से पहले जो नगर पालिका जो व्यवस्था बनी थी वो सबसे पहले कहाँ थी, उसके बाद कहाँ थी, उसके बाद कहाँ थी, उसके बाद कहाँ थी, उसका व्यवस्थित क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले माउंट आबू में, फिर अजमेर में, फिर ब्यावर में और फिर कहाँ है, जयपुर में है। बिल्कुल आपको पढ़ाया था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़े गए। बहुत डिटेल से आपको समझाया कि नगर पालिकाएं संविधान के कौन से भाग में जोड़े गए। तो भाग 9 में तो 73वां संशोधन है, भाग 9 में कौन सा है, 73वां, और भाग 9 के में कौन सा है, 74वां। तो अभी हम क्या पूछा जा रहा प्रश्न में, 74वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, भाग 9A जो है ये इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कथन और कारण का एक प्रश्न आपके सामने कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ऐसे प्रश्नों का पहली बात तो आपको पहले कोटेशन को पढ़ना है, पहले आपको यस और नो बताना है कि ये गलत है या सही है। अगर गलत है तो बात वहीं खत्म होगी, एक गलत है दूसरा सही है। लेकिन अगर सही है तो फिर देखो उसको जोड़ना कैसे है। पहली बात तो ये बात सही है क्या, बिल्कुल राइट है, संविधान में दर्जा दिया गया था, हमने यही चीज पढ़ी। फिर क्या लिखा, इससे पूर्व यानी 74वें संशोधन से पूर्व नगर पालिकाएं केवल राज्य सरकारों के अधीन वैधानिक संस्थाएं थी। बिल्कुल, जिसका संविधान में दर्जा नहीं होता है, जिसको कानून बनाकर दर्जा दिया जाता है उसको वैधानिक है, जिसका संविधान में अंकित कर दिया जाता है उसे संवैधानिक, जिसका कानूनी रूप होता है उसे क्या कहते हैं, वैधानिक कहा जाता है। बिल्कुल उससे पहले वैधानिक था। बिल्कुल जो राज्य सरकारें थी अपने अपने हिसाब से विधानमंडल राज्य सूची का विषय था, कानून बनाकर और कानूनी दर्जे से उन संस्थाओं को चला रहे थे। और जब समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे थे, समस्या ये आ रही थी, इसलिए उसको संविधान में क्या दे दिया, दर्जा दे दिया। तो बिल्कुल वैधानिक भी सही है, ये भी सही है। और वैधानिक के बाद ये संवैधानिक बना, इसलिए RA की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो A और R दोनों ही क्या है, सही है, तथा RA की क्या करता है, सही व्याख्या
करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 12वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो अभी हमने 12वीं अनुसूची में 18 विषय देखे, तो मैंने कहा ना कि आजकल ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं कि कौन सा सम्मिलित है कि नहीं। ये बहुत बेसिक चीज़ें, नगरीय नियोजन, नगर की नियोजन यानी प्लानिंग करना है ना, बिल्कुल। भूमि उपयोग विनियमन, बिल्कुल भूमि उपयोग के लिए भी वो उसकी जो भूमि है वो कौन उपयोग कर सकता नहीं कर सकता है। नगर पालिका अपना बोर्ड लगा देती, ये भूमि फलानी नगर पालिका की है, तो कोई व्यक्ति उसका कब्जा नहीं कर सकता, करता तो उसको छुड़वा लेते हैं। और अपनी भूमि पर वो किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की अनुमति दे सकती है, किराए पर दे सकती है लैंड, है ना। उसके अलावा सड़क एवं पुल बिल्कुल बनाती है। कृषि विपणन नहीं, कृषि आते ही तो एग्रीकल्चर आ जाता है। मैंने कहा ना कि नगरीय संस्थाएं वही आएगी जो कृषि आय से भिन्न है, तो एग्रीकल्चर की चीजें तो ग्रामीण में आ जाती है 73वें में, तो इसलिए ये यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य नहीं है? जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रखा गया उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, तभी तो इसको संविधान में क्या मिला है? दर्जा। तो देखिए, स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक संरक्षण देना, बिल्कुल, क्योंकि पहले वैधानिक था, अब उसको संवैधानिक दर्जा देने का मतलब यह कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक समय पर, एक निश्चित समय में उस पर चुनाव करवा लिया जाए। ठीक है। नगरीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, जब संविधान में दर्जा मिलेगा तो बिल्कुल लोकतंत्र क्या होगा? सुदृढ़ होगा, हर 5 साल में चुनाव होगा। और राज्यों की नगर निकायों पर पूर्ण निर्भरता समाप्त करना, ये नहीं है इसमें। बाकी विकेंद्रीकृत प्रशासन को बढ़ावा देना, बिल्कुल विकेंद्रीकरण, केंद्र ने अपनी शक्तियां राज्यों में, राज्यों ने अपनी शक्तियां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बांट रहे हैं, तो बिल्कुल पावर तो मिल रही है, तो विकेंद्रीकृत भी है। विकेंद्रीकृत मतलब अपनी शक्तियों का बंटवारा करना, तो केंद्र राज्य ने अपनी शक्तियां शहरी निकायों में बांट दी, तो विकेंद्रीकरण हुआ। तो ये बात भी सही है, ये बात भी। राज्यों की नगर निकायों पर पूर्ण निर्भरता समाप्त करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर निर्भरता समाप्ति कर देती राज्य को, राज्य बोल दे कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने नगर पालिका बना दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर वो विकास कैसे करेगी? राज्य सरकार उनको अनुदान देती है, पैसा देती है, तभी तो वो विकास कर पाएगी। टैक्स के माध्यम से कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे? संभव नहीं है। तो राज्य सरकारों पर तो निर्भरता रहती है पैसों को लेकर, है ना। राज्य सरकार अगर फंड नहीं देगी तो बहुत मुश्किल होता है इन संस्थाओं को आगे चलाना। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी, ये इस पर निर्भर था। तो चलिए, आज हमने पहली क्लास पढ़ी है। पहली क्लास में एक जनरल इंट्रोडक्शन जाना कि किस प्रकार से इसको संविधान में दर्जा मिला। हमारी कुछ जो आगामी 4-5 क्लासें जो चलेगी, ये 74वें संविधान संशोधन को आपको बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे से आपको समझाया जाएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर नगर पालिका एक्ट की क्लासें हमारी प्रारंभ की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।